मुंबई से सटे रायगढ़ में भागवती नदी के पुल के पास संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विस्फोटक को जब्त कर लिया है। बम निरोधक दस्ते की टीम इस विस्फोटक की जांच कर रही है। हालांकि विस्फोटक कहां से आया और किसने से यहां रखा, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। पानी के अंदर रहने से विस्फोटक की कैपेसिटी खत्म हो गई है, लेकिन पुलिस और एटीएस मिलकर इस विस्फोटक से जुड़ी जानकारियों को खंगालने में जुटे हैं। पीएम मोदी आज से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक दौरे से होगी। यहाँ पीएम चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे और कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अब डोर टू डोर मुलाकात चल रही है। अब प्रत्याशियों का फोकस आज से घर घर पर्चियां पहुंचाने और बूथ की तैयारियों को सुनिश्चित करने का है। 12 नवंबर को मतदान हो और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। विधानसभा के लिए आगामी चुनाव में इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनमें से 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिला हैं और 38 थर्ड जेंडर है। इस बार के चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 1,93,106 मतदाता जोड़े गए हैं। गुजरात चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की आशंका का सामना करते हुए बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 38 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है और पार्टी ने नए और युवा चेहरों को मौका दिया है। सीएम भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया से टिकट दिया है। वहीं इस सीट से मौजूदा विधायक हैं तो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट मिला है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को विरमा गांव से पार्टी ने मैदान में उतारा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 46 उम्मीदवारों को टिकट बांटी गई है। इससे पहले पार्टी की ओर से जारी की गई पहली सूची में 43 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस अब तक 89 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। दूसरी सूची के उम्मीदवारों में भुज से अर्जनबाई भूडिया, जूनागढ़ से भोका भाई जोशी, सूरत से असलम साइकिल वाला, सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल शामिल हैं। वहीं वलसाड़ से कमल कुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एमसीडी चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी करते हुए दिल्ली वालों को 10 गारंटी का ऐलान करेंगे। इस गारंटी में कूड़े पर पॉलिटिक्स की छाप भी नजर आ सकती है, क्योंकि आप लगातार पीसी और जनसंवाद के जरिए दिल्ली को कूड़ा घर बनाने का एमसीडी और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया है, जिसमें जहां झुग्गी वहां मकान का जिक्र किया गया है, जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं हर घर को नल से जल मिले को भी वचन पत्र में शामिल किया गया है। दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति की घोषणा हो चुकी है और अब सीटों पर मंथन चल रहा है, लेकिन आपके आक्रामक रुख और एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए बड़ी संख्या में टिकट कटना तय माना जा रहा है। वही सूत्रों की माने तो पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर काबिज है और बीजेपी इस बार भी नगर निगम की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए है। इसलिए बीजेपी नई रणनीति के साथ उतरने जा रही है और 2017 का दांव फिर से दोहरा सकती है। दिल्ली एमसीडी के लिए बीजेपी आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर का नाम भी शामिल है। कांग्रेस एमसीडी चुनाव को लेकर आज अपना पोस्टर भी जारी कर सकती है। वही माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने करीब 50% उम्मीदवारों की सूची भी आज जारी कर सकती है, जिसमें सिटिंग पार्षद पहली प्राथमिकता हो सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है और जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। आजम खान के खिलाफ रामपुर जिला कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी अपील खारिज कर दी। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी। कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने कोर्ट के फैसले के बाद फिर से शेड्यूल जारी करते हुए 5 दिसंबर को ही चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आजम खां के बाद सपा की एक और विधायक की विधायकी खतरे में पड़ गई है। कानपुर के आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ 11 साल पहले 2 अक्टूबर 2011 का एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट करने और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस पर आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। माना जा रहा है कि अगर कोर्ट ने वाजपेयी को दोषी माना तो उनकी विधायकी जाने की नौबत आ सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 64वें दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ नांदेड़ की यात्रा में शामिल हुई। इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से वो अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि शरद पवार जब अस्पताल में थे तो राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बातचीत की थी।
पवार ने यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई थी, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सुबह 10 बजे बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। मामला 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि सुकेश चंद्र शेखर ने गलत तरीके से हासिल किए पैसे जैकलीन फर्नांडिस पर खर्च किए। मामले की जांच कर रही ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी की ओर से लगातार जैकलीन को जमानत देने का विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि ये फैसला गुरुवार को सुनाया जाता, लेकिन बाद में आज का दिन निर्धारित किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए 11 और 12 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और रायलसीमा में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद तमिलनाडु के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं उत्तर भारत में भी हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के नियमों में संशोधन करते हुए कुछ बदलाव किए हैं। अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल हो चुके हैं, तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशंस के मुताबिक आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा में इससे जुड़ी जानकारी रिपोजिटरी में लगातार सटीकता सुनिश्चित कर सकेगी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। केरल सरकार ने राज्य के गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने का फैसला कर लिया है। पिनरई विजयन की अगुवाई वाली सरकार ने गुरुवार को नियमों में बदलाव के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव पेश किया। यूनिवर्सिटी में चांसलर की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और गवर्नर खान के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गए थे। राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद गवर्नर खान यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं रह सकेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के प्रबंधन अध्ययन संस्था में 3 दिवसीय आदर्श ग्राम सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 नवंबर तक किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सम्मेलन में गांव को आदर्श बनाने के लिए किए गए कार्यों पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य 6 प्रमुख विषय कृषि, खेती, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा, कौशल, ऊर्जा और पर्यावरण, ग्रामीण परिवर्तन के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के सफर को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 55 पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये पेंटिंग्स दुबई में रहने वाले पेंटर अकबर खान ने तैयार की हैं। प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा पर आधारित इन 55 पेंटिंग्स की प्रदर्शनी सिगरा स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 11 नवंबर की सुबह लगाई जाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। प्रदर्शनी 11 नवम्बर से शुरू होकर 17 नवम्बर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के एक ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित करने की याचिका पर जल्द सुनवाई की बात मानी है। कोर्ट ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को पीठ का गठन करेगा, जिसके बाद ये सुनवाई दोपहर 3 बजे होगी। आज संजय राउत की जमानत पर सुनवाई होगी। ईडी की तरफ से संजय राउत की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। सांसद संजय राउत को पात्रा चौल घोटाला मामले में मुंबई सेशन कोर्ट के स्पेशल PMLA कोर्ट ने जमानत दी, जिसके बाद राउत जेल से बाहर आ गए। वहीं इसके विरोध में ईडी बॉम्बे हाईकोर्ट चली गई। ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। इससे पहले कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत को मिली जमानत को ये कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया कि वे दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते। एक अरसे बाद राजधानी दिल्ली की हवा थोड़ी बेहतर हुई है, जिसे लेकर अब अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली NCR में प्रतिबंधों में थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब से खराब की श्रेणी में आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने गुरुवार को कहा कि वह 11 नवंबर यानी आज स्थिति की समीक्षा करेगा। CAQM ने एक बयान में कहा कि CAQM दिल्ली NCR के बदलते वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रख रहा है और उसी के अनुसार उचित फैसले लेने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के JNU परिसर में छात्रों के 2 गुटों के बीच गुरुवार को झगड़ा हो गया। इस घटना में 2 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में दिख रहा है कि कई छात्र हाथ में डंडे लेकर परिसर में भाग रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस के पास कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लिहाजा किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है।